नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। 14 मार्च 2003, हॉबिट पब, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड। उस शाम इस पब में सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे। उनमें हन्ना फोस्टर नाम की एक लड़की और उसकी सहेली भी शामिल थी। दोनों ने वहां खूब मौज मस्ती की और जब उन्हें लगा कि देर हो रही है तो दोनों दोस्त रात 10:50 पर पब से चले गए। अब चूंकि रात काफी हो चुकी थी, इसलिए हन्ना ने घर की ओर पैदल चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका घर सिर्फ 800 मीटर दूर था, जो कि लगभग 5-10 मील था। हन्ना के घर में 3 लोग रहते थे। उसके पिता ट्रेवर फोस्टर, उसकी माँ हिलेरी फोस्टर और उसकी छोटी बहन सारा। फोस्टर्स जल्दी सोने और जल्दी उठने वाले थे, इसलिए वे आमतौर पर सुबह 6 बजे उठते थे, जल्दी सो जाते थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी घर आएगी, खाना खाएगी और फिर खुद सो जाएगी। हालांकि जब हन्ना की मां सुबह 5 बजे उठी तो उसने हन्ना को घर में कहीं नहीं पाया। आमतौर पर हन्ना को घर आने में आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता था, लेकिन अब कई घंटे बीत चुके थे। इसलिए हन्ना की मां हिलेरी ने अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन हन्ना ने कोई फोन नहीं उठाया। इसके बाद धीरे धीरे हन्ना के पिता और छोटी बहन को भी उसके बारे में पता चल गया। इसके बाद हन्ना के पिता ट्रेवर फोस्टर उस लड़की को बुलाते हैं जिसके साथ हन्ना पिछली रात हॉबिट पब गई थी, लेकिन वह वही कहानी बताती है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद हन्ना का परिवार भी उसे खुद खोजने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सुबह के 10:30 चुके होते हैं। इसलिए हन्ना के पिता को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगती है। इस वजह से वह साउथहैम्पटन पुलिस स्टेशन जाते हैं और हन्ना की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराते हैं। अब पुलिस ने अपनी तरफ से गुमशुदगी के मामले की जांच शुरू की और सबसे पहले हन्ना के फोन को ट्रेस किया। अच्छी बात यह रही कि हन्ना का फोन एक्टिव था और पुलिस ने मोबाइल टावर के जरिए फोन को ट्रेस कर लिया। दरअसल हन्ना के फोन की लोकेशन उसके घर से करीब 20 से 25 मील दूर दिख रही थी। अब पुलिस 1 घंटे के भीतर ही वहां पहुंच जाती है। जहां पुलिस को हन्ना का फोन मिला वह शहर का रिसाइकलिंग सेंटर था और फोन के साथ ही उन्हें हन्ना का बैग भी वहीं मिला, लेकिन हन्ना नहीं मिली। 15 मार्च को भी हन्ना की खूब तलाश की जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। जब वे खोज जारी रखते हैं तो 16 मार्च आ जाता है और साउथहैम्पटन पुलिस को शहर के बाहरी इलाके से एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है। वह उन्हें बताता है कि उसने अभी अभी झाड़ियों में एक लड़की का शव देखा है। पुलिस की एक टीम उस व्यक्ति द्वारा बताए गए स्थान पर भेजी जाती है। पिछले दिन से ही पुलिस हन्ना फोस्टर की तलाश कर रही थी और उनके पास उसकी तस्वीर भी थी। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले हन्ना की तस्वीर को बरामद शव से मिलाया और उन्हें लगा कि यह हन्ना फोस्टर की ही तस्वीर है। इसके बाद हन्ना के परिवार को भी बुलाया गया और अपने परिवार के किसी सदस्य को इस हालत में देखकर वे काफी भावुक हो गए। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस को इसके लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। हालांकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें बताया जाता है कि हन्ना के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि हन्ना के कपड़ों पर हत्यारे के वीर्य के कुछ निशान पाए गए और इससे पुलिस को लगा कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा, क्योंकि हत्यारे का पता लगाने के लिए वीर्य से डीएनए निकालकर डेटाबेस से मिलान किया जाएगा। लेकिन पुलिस की कल्पना तब गलत साबित हुई जब हत्यारे का डीएनए सैंपल उनके डेटाबेस में नहीं मिला। खैर, यहां पुलिस ने उम्मीद खोते हुए हन्ना की कॉल डिटेल्स की जांच की, जिससे जांचकर्ताओं को इस मामले को सुलझाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाना पड़ा। दरअसल हन्ना ने अपने फोन से आखिरी बार इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल किया था और ऑपरेटर ने कॉल का जवाब दिया था। कॉल 50 सेकंड तक चली थी। इसके बाद पुलिस ऑपरेटर के पास पहुंचती है और वहां से हन्ना की कॉल रिकॉर्डिंग इकट्ठा करती है। इसके अलावा ऑपरेटर ने कहा, मैं 50 सेकंड तक कहता रहा, यह आपातकालीन हेल्पलाइन है, आपातकाल क्या है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब जांचकर्ताओं ने हन्ना की कॉल की रिकॉर्डिंग को बढ़ाया
तो उन्हें पता चला कि वह चलती गाड़ी में बैठी है। इसके अलावा दक्षिण एशियाई लहजे वाली एक और धीमी आवाज भी है। वह आदमी हन्ना से सवाल पूछता है, जबकि वह चुपचाप बैठी रहती है, डरी हुई और भयभीत दिखाई देती है। कॉल रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के बाद जांच दल हन्ना फोस्टर की हत्या के मामले में प्रगति को गति देता है। अब पुलिस उस क्षेत्र के सभी सीसीटीवी कैमरों की भी जांच करती है जहां हन्ना की दोस्त ने आखिरी बार उसे अलविदा कहा था और बस पकड़ी थी। उस सड़क से कई सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस को आखिरकार 7 संदिग्ध वाहन मिले। दूसरी ओर हन्ना के माता पिता अपनी बेटी के हत्यारे को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में खड़ा होते देखना चाहते हैं। वे अब सार्वजनिक रूप से इन 7 वाहनों के बारे में भी चर्चा करते हैं। इस बीच 26 मार्च को हन्ना के माता पिता ने क्राइम वॉच नामक एक स्थानीय क्राइम टीवी शो के जरिए लोगों से उन कारों के बारे में बात की। नतीजतन ये सामने आया कि टीवी पर दिखाए गए 7 संदिग्ध वाहनों में से एक उनकी कंपनी हेजलवुड फूड्स की वैन थी। सुपरवाइजर जेम्स डेनिस ने फोन करके बताया कि इस वैन के ड्राइवर के पास अपनी गाड़ी नहीं है, इसलिए वह भी अपने घर आने जाने के लिए इसी वैन का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा उस रात ड्राइवर इसी सड़क पर सामान पहुंचाने गया था। वैन का समय और स्थान ठीक वहीं था जहां से हन्ना अकेले घर के लिए चल पड़ी थी। उसके बाद पुलिस को इस मामले में पहली बार एक अच्छी लीड मिलती है। वैन चलाने वाले व्यक्ति का नाम मनिंदर पाल सिंह कोहली था। कंपनी के सुपरवाइजर से बात करने पर पता चला कि 15 मार्च की सुबह मनिंदर पाल काम पर आया था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, जबकि पिछले दिन यानी 14 तारीख को उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं था। साथ ही 15 मार्च को मनिंदर ने सिर्फ आधा दिन काम किया और फिर पीठ दर्द का बहाना बनाकर आधे दिन की छुट्टी ले ली। हालांकि बाद में पुलिस को पता चला कि मनिंदर उस दिन से काम पर वापस नहीं लौटा है। अब पूरी कहानी सुनकर जांच अधिकारी फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ हेजलवुड कंपनी पहुंचे। इसके बाद मनिंदर द्वारा चलाई जा रही वैन की फोरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा गहन जांच की गई और उसके वाहन में वीर्य और खून के कुछ निशान भी पाए गए। मनिंदर पाल के गायब होने, उसकी वैन में वीर्य और खून मिलने जैसे तमाम सबूतों के साथ पुलिस हन्ना की हत्या के लिए सीधे उस पर उंगली उठा रही थी। हालांकि इसके अलावा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के जरिए एक बार फिर मनिंदर पाल की वैन की जांच की और सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो गया कि 14 मार्च की रात को मनिंदर पाल अपनी वैन को रिसाइकिलिंग सेंटर लेकर गया था और जहां हन्ना की लाश मिली थी उसकी वैन भी उसी रास्ते से गुजरी थी। मनिंदर पाल अब पुलिस के लिए मुख्य संदिग्ध बन चुका था, इसलिए पुलिस अब मनिंदर पाल की तलाश में जुट जाती है और सबसे पहले उसके घर के पते पर जाती है, जो सैंडविच कंपनी से लिया गया था जहां वह काम करता था। वहां मनिंदर पाल की पत्नी और 2 बच्चे रहते थे और उसकी पत्नी ब्रिटेन की नागरिक थी। लेकिन वहां पहुंचकर पुलिस को कुछ ऐसा पता चलता है जो मामले की दिशा पूरी तरह बदल देता है। दरअसल मनिंदर की पत्नी ने खुलासा किया कि वह 18 मार्च को ही भारत के लिए निकल गया था क्योंकि मनिंदर की मां बहुत बीमार थी। यह जानने के बाद साउथहैम्पटन पुलिस के लिए हन्ना फोस्टर हत्याकांड में मनिंदर पाल को पकड़ना जरूरी था, लेकिन यह उतना ही चुनौतीपूर्ण था। और फिर इन सब के बीच जब मनिंदर पाल के एक बेटे का खून का नमूना लिया जाता है और उससे डीएनए निकाला जाता है, तो वह हन्ना के कपड़ों और मनिंदर पाल की वैन के अंदर मिले डीएनए से मेल खाता है। अब चूंकि एक बेटे को अपने पिता के लगभग आधे जीन विरासत में मिलते हैं, इसलिए पिता और बेटे दोनों का डीएनए लगभग 99.99% एक जैसा होता है। यह पहले ही पुष्टि हो चुकी थी कि मनिंदर पाल ही असली अपराधी है। उसके बाद इंग्लैंड की पुलिस सरकार के जरिए भारत से संपर्क करती है। अब चूंकि मनिंदर पाल का पुश्तैनी घर भारत के चंडीगढ़ शहर में था, इसलिए वहां की पुलिस से मदद मांगी जाती है। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस मनिंदर के घर का पता लेकर वहां पहुंचती है। यहां पुलिस को पता चलता है कि मनिंदर पाल कुछ दिन पहले अपनी मां से मिलने आया था, लेकिन 3 से 4 दिन वहां रहने के बाद वह चला गया। उसके बाद से उसने अपने घर से संपर्क नहीं किया है।
पुलिस को मनिंदर पाल के घर वालों से एक और जानकारी मिली है कि जब वह इंग्लैंड में था तो पगड़ी पहनता था और दाढ़ी रखता था, लेकिन जब वह भारत आया तो उसने क्लीन शेव करवा लिया और बाल भी कटवा लिए। अब तक हन्ना के माता पिता को भी अपनी बेटी के हत्यारे के बारे में पता चल चुका था और वे भी उसके पकड़े जाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस इस केस को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दे रही थी। इस समय तक इस केस की खबरें भारतीय मीडिया में भी नहीं आई थी, इसलिए आम लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जांच में कोई खास प्रगति नहीं हुई। काफी समय बीत चुका था, इसलिए हन्ना के माता पिता ने हत्यारे को पकड़ने का बीड़ा उठाया। फिर 10 जुलाई 2004 को अपनी बेटी की मौत के करीब 15 महीने बाद वे भारत आ गए। इस समय वे सिर्फ 10 दिन के लिए भारत में थे। उसके बाद वे सीधे चंडीगढ़ आए और वहां के स्थानीय मीडिया से बात करते हुए अपनी बेटी के हत्यारे मनिंदर पाल को पकड़ने की अपील की। इसके अलावा हन्ना के माता पिता के पास मनिंदर की अलग अलग तस्वीरें थीं। एक फोटो में वह दाढ़ी और पगड़ी में था, जबकि दूसरी फोटो में उसने दाढ़ी कटवा ली थी और बाल कटवा लिए थे। इन तस्वीरों के जरिए मनिंदर को पहचानना आसान था। इसके बाद हन्ना के माता पिता ने कुछ दिन इंतजार किया, लेकिन फिर उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दफ्तर हैं। हन्ना के माता पिता के इस कदम के बाद उनकी बेटी की हत्या की खबर 24 घंटे के अंदर पूरे भारत में फैल गई। हर अखबार और न्यूज चैनल की हेडलाइन हन्ना फोस्टर और मनिंदर पाल बन गई। इधर हन्ना के माता पिता ने एक निशुल्क हॉटलाइन की भी व्यवस्था की, ताकि हत्यारे के बारे में जानने वाला कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर कॉल कर सके। यहां साउथम्पटन पुलिस ने द सन नामक समाचार एजेंसी के माध्यम से घोषणा की कि वे मनिंदर पाल के बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को 50 लाख भारतीय रुपए देंगे। अब तक यह खबर पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। फिर 15 जुलाई 2004 को भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग शहर में रहने वाले एक कार चालक ने एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को फोन किया, जिसे वह जानता था। अब यह पुलिस अधिकारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था। ड्राइवर ने अधिकारी को फोन करके बताया कि एक आदमी है जो कुछ महीनों से यहां रह रहा है और उसकी शक्ल हन्ना फोस्टर के हत्यारे से मिलती जुलती है, जैसा कि समाचार में दिखाया गया है। हन्ना की हत्या के कुछ समय बाद ही वह यहां दिखाई देने लगा था। ड्राइवर की बातें सुनकर रिटायर्ड अधिकारी तुरंत इस आदमी से मिलने निकल पड़ता है। अधिकारी को मनिंदर पाल का चेहरा याद था, क्योंकि वे न्यूज चैनल के जरिए इस मामले को फॉलो कर रहे थे। बाद में जब उस ड्राइवर ने पुलिस अधिकारी को वह आदमी दिखाया तो अधिकारी काफी हैरान हो गया। फिर उसने तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और स्थानीय पुलिस ने मनिंदर पाल को कलमपोंग शहर से नेपाल जा रही बस में पकड़ लिया। इधर पुलिस को पता चला कि मनिंदर पाल टीवी चैनलों और अखबारों में अपनी खबरें देखकर नेपाल भागने की योजना बना रहा था। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला कि मनिंदर पाल ने पश्चिम बंगाल में अपना नाम बदलकर माइक डेविस रख लिया था। बस में मनिंदर के अलावा एक महिला भी थी। और फिर पता चला कि मनिंदर ने भारत आकर दूसरी शादी कर ली थी। अब मनिंदर को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया और यहां कुछ दिनों की हिरासत के दौरान मनिंदर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसने उस रात हन्ना की हत्या की। कहानी कुछ इस तरह थी। दरअसल 14 मार्च 2003 की रात मनिंदर अपनी वैन में शराब पीता हुआ उस सड़क पर खड़ा था जहां से हन्ना गुजरी। लेकिन जब उसने हन्ना को देखा तो उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। इसके बाद उसने हन्ना को जबरन अगवा कर लिया और उसे वैन में डाल दिया। वहां पर हन्ना ने मनिंदर से रिहाई की गुहार लगाई, लेकिन मनिंदर ने उसकी एक ना सुनी। इस बीच हन्ना ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन मनिंदर की मौजूदगी के कारण वह कुछ नहीं कह पाई। इसे कॉल ऑपरेटर को लगा कि यह गलत डायल हो सकता है। बाद में मनिंदर हन्ना को एक सुनसान इलाके में ले जाता है और उसका बलात्कार करता है। हालांकि अपराध करने के बाद उसे एहसास होता है कि अगर वह हन्ना को जिंदा छोड़ देता है तो वह पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराएगी।
इसलिए मनिंदर ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर उसने हन्नाह के शव को वहीं ठिकाने लगा दिया जहां वह मिला था। अगले दिन 15 मार्च को मनिंदर पीठ दर्द का बहाना बनाकर काम से आधे दिन की छुट्टी ले लेता है, लेकिन उसके पास हन्नाह का मोबाइल फोन और हैंडबैग था। इसलिए उसने उन्हें शहर के रिसाइकिलिंग सेंटर में रिसाइकिलिंग बिन में डाल दिया। इसके बाद वह अपने एक दोस्त के पास जाता है और कुछ पैसे उधार मांगता है, क्योंकि उसे अपनी बीमार मां से मिलने भारत जाना था। हालांकि उसके दोस्त के पास उतने पैसे नहीं हैं जितने मनिंदर को चाहिए। फिर मनिंदर घर वापस आता है और अपनी ब्रिटिश पत्नी से कहता है कि उसकी मां भारत में बीमार है और उसे वहां जाना है और उसे कुछ पैसे चाहिए। मनिंदर की जरूरत को समझते हुए उसकी पत्नी अपने पिता से बात करती है और 17 मार्च को मनिंदर के ससुर उसे कुछ पैसे उधार देते हैं। अगले ही दिन मनिंदर भारत के लिए फ्लाइट पकड़ लेता है। हालांकि मां के बीमार होने का बहाना तो बस बहाना था। असल में मनिंदर इंग्लैंड पुलिस से बचने के लिए भारत आया था। भारत पहुंचकर मनिंदर अपने पैतृक घर चंडीगढ़ जाता है, अपनी मां से मिलता है, लेकिन यहां वह पूरी तरह से अपना हुलिया बदल लेता है। अपना हुलिया बदलने के बाद मनिंदर दार्जिलिंग चला जाता है और कुछ समय बाद वह अपना नाम बदलकर वहां दूसरी महिला से शादी कर लेता है और उसके बाद वहीं रहने लगता है। अब चूंकि भारत में न तो हन्ना फोस्टर की हत्या के बारे में किसी को पता था और न ही मनिंदर पाल के बारे में, इसलिए मनिंदर 15 महीने तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन फिर जब हन्ना के माता पिता भारत आते हैं तभी मनिंदर पकड़ा जाता है। खैर, उसके बाद मनिंदर को दिल्ली लाया जाता है और फिर 28 जुलाई 2004 को एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए उसने टीवी पर अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन पूरी घटना के बारे में बताते हुए मनिंदर पुलिस से इनकार करता है और कहता है, मैंने पुलिस को बताया कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं। हालांकि मैंने उसे बहुत धमकाया, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके चलते मैंने उसे जान से मार दिया। हालांकि अगस्त 2004 में मनिंदर पाल ने अपना बयान बदल दिया। उसने कहा, लेकिन मेरे साथ जबरदस्ती की गई। इस बयान के बाद मनिंदर को दिल्ली में न्यायिक हिरासत में रखा गया और फिर ब्रिटेन प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया में करीब 3 साल लगे, लेकिन आखिरकार 8 जून 2007 को कोर्ट ने मनिंदर पाल को इंग्लैंड जाने की इजाजत दे दी। इंग्लैंड पहुंचते ही हैम्पशायर पुलिस ने मनिंदर को गिरफ्तार कर लिया। फिर मनिंदर का रक्त नमूना लिया जाता है और यह हन्ना के कपड़ों और वैन से प्राप्त वीर्य से मिले डीएनए से 100% मेल खाता है। उसके बाद 10 दिसंबर 2007 से विंचेस्टर क्राउन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। यहां मनिंदर अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों में खुद को निर्दोष बताता है। मनिंदर ने बताया, उस रात कुछ अपराधियों ने वैन की खिड़की तोड़कर हन्ना की लाश को वैन के अंदर फेंक दिया। अब क्योंकि वे नशे में थे, इसलिए मुझे फंसाने के लिए उन अपराधियों ने मुझे हन्ना का बलात्कार करने के लिए मजबूर किया और फिर उसे मारने के लिए भी मजबूर किया। यहां तक कि कोर्ट में भी हैसलवुड फूड्स कंपनी के सुपरवाइजर जेम्स डेनिस ने गवाही दी। लेकिन मनिंदर ने कहा, मैंने जेम्स से 16,000 यूरो उधार लिए थे और उसे भी गलतफहमी है कि मेरा उसकी पत्नी के साथ संबंध है, इसीलिए जेम्स मुझे निशाना बना रहा है। मनिंदर ने यह भी कहा कि हो सकता है कि जेम्स ने ही उन 3 लोगों को मुझे फंसाने और 14 मार्च की रात को यह अपराध करने के लिए मजबूर करने के लिए नियुक्त किया हो। लेकिन अंत में जब पुलिस ने मनिंदर पाल के सभी बयानों की जांच की तो सब झूठ निकले और आखिरकार 25 नवंबर 2008 को मनिंदर पाल पर लगे सभी आरोप साबित हो गए। उसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब उसे कम से कम 24 साल तक बिना पैरोल के जेल में रहना होगा। सजा सुनाए जाने के समय उसकी उम्र 41 साल थी और वह 2030 तक जेल में रहेगा। मनिंदर पाल को पकड़ने के लिए रखे गए 5 लाख रुपए के इनाम में से 3,67,000 रुपए उस टैक्सी ड्राइवर को दिए गए जिसने सबसे पहले मनिंदर पाल के बारे में पुलिस को सूचना दी थी। इसके साथ ही पैसे को 12 अन्य लोगों में बांटा गया, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जेसन लेब्शा के अलावा उन लोगों ने भी इस केस को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई थी।
हालांकि जेसन ने उस पैसे से जमीन खरीदी और फिर उस पर वंचित बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना की, जिसका नाम फोस्टर की याद में हन्ना मेमोरियल एकेडमी रखा गया। फिर 2006 में जब हन्ना के माता पिता दार्जिलिंग गए और उन्हें इस बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए। जब वे लोग इंग्लैंड लौटे तो हन्ना के माता पिता ने जेसन और अन्य लोगों की मदद के लिए एक पंजीकृत चैरिटी शुरू की। इससे अब जेसन लेप्शा के स्कूल को बहुत मदद मिल रही है। तो दोस्तों, यह थी हन्ना फोस्टर हत्याकांड की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।